हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक नई कपड़ा और परिधान नीति को मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करके किस नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी गई। अगला है, किस देश ने 2022 महिला एशिया कप T20 का खिताब जीता? तो ये जीता है किसने? इंडिया ने। अगला है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। अगला है, हाल ही में किसे स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अपूर्व श्रीवास्तव को। अगला है, कौन सा देश 18 से 21 अक्टूबर को इंटरपोल की 90वीं जो महासभा है इसकी मेजबानी करेगा? तो हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व खाद्य दिवस है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित जो अणुव्रत पुरस्कार है इसे जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में CNG प्लांट लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यानी कि लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में। दोस्तों, इंदौर की तर्ज पर ही अब हमारे प्रदेश में भी जो है एक CNG प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब ये जो CNG प्लांट है ये खास है, क्यों? क्योंकि जो ये CNG प्लांट हैं इन प्लांटों में जो है कूड़े से CNG का निर्माण किया जाएगा। अब ये हमारे प्रदेश में कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे? तो 3 शहरों में, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद और प्रयागराज। तो यहाँ पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। ये आदेश जो है जारी किया गया है। दोस्तों, इंदौर की तर्ज पर ही अब ये जो CNG प्लांट हैं ये क्या करेंगे? तो गीले कचरे से ये CNG बनाने की जो है इसमें प्रक्रिया रहेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 शहरों में जो है यहाँ पर बात कही गई है। वैसे अभी जो है 3 शहरों में इसका आदेश जारी किया गया है और एक जो शहर है वो कौन सा है? तो ये गोरखपुर में भी जो है अभी आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो गोरखपुर है यहाँ पर भी CNG प्लांट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं कि 3 शहरों में जो है ये CNG प्लांट जो है लगाए जाएंगे। और शहर कौन कौन से देखे आपने? लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज। दोस्तों, ये जो प्लांट होंगे यहाँ पर रोजाना 34,000 किलो CNG बनेगी और इसे बनाने में रोजाना करीब 1,000 टन कचरा का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे 3.65 लाख मीट्रिक टन कचरा कूड़ा निस्तारण प्लांट में जाने से बचेगा। तो जो कूड़ा है इसका भी जो है एक सही इस्तेमाल होगा और इससे क्या बनेगा? तो CNG जो है इससे बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि हमारे प्रदेश में भी जो है अब इंदौर की तर्ज पर ही जो कूड़ा है इसका इस्तेमाल किया जाएगा CNG बनाने में। और इस तरह के जो प्लांट है वो हमारे उत्तर प्रदेश के 3 शहर में अभी लगाए जाएंगे, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज। अगला है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहाँ पर 6 दिवसीय GI महोत्सव का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, वाराणसी। दोस्तों, हाल ही में 16 अक्टूबर 2022 को जो केंद्रीय
संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। नाम याद रखेंगे, अर्जुन राम मेघवाल। तो इन्होंने जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से 6 दिवसीय जो जीआई महोत्सव है इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो 6 दिवसीय जीआई महोत्सव है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है 11 राज्यों के जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये जो प्रदर्शनी है उसमें जीआई मान्यता प्राप्त जो उत्पाद हैं उसमें 100 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यानी कि आप लोग जानते हैं जिस तरह से क्या होता है कि जो जीआई टैग जिन उत्पादों को दिया जाता है तो ऐसे उत्पादों की यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और जो जीआई मान्यता प्राप्त उत्पाद हैं उनके जो है 100 से अधिक यहाँ पर स्टॉल लगाए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जो जीआई महोत्सव है इसका उद्देश्य क्या है, तो लोकल उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। तो क्योंकि जो जीआई टैग उत्पाद जो है उनके जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए जाएंगे और 11 राज्यों के जो है उत्पाद इसमें शामिल होंगे इस महोत्सव में। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, तो इस स्तर से उन्हें जो है क्या होगा, वैश्विक पहचान मिलेगी। तो याद रखेंगे आप कौन सा महोत्सव है, तो जीआई महोत्सव है, 6 दिवसीय है। और किसने इसका जो है शुभारंभ किया है, तो अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री है। कहाँ पे किया गया है, तो हमारे यूपी के वाराणसी में जो है इसका शुभारंभ किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 जारी कर दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों हाल ही में यूपी सरकार ने जो है एक नीति जारी की है, कौन सी, तो नई नीति है, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इसको जो है जारी किया गया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से सरकार जो है छूट दे रही है, रियायत और काफ़ी सारी सुविधाएं जो है इस नीति के तहत दी जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि किस तरह की छूट, किस तरह की सुविधाएं जो है इसके माध्यम से मिलेगी, तो जो भी व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक वाहन वो खरीदता है तो इस नीति के तहत जो है उसको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट दी जाएगी। इसके साथ ही वाहनों की चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों के साथ ही वाहन निर्माताओं को भी जो है खास छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सार्वजनिक परिवहन है इसको भी प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए 2025 तक जो है हरित मार्गों को भी चिन्हित किया जाएगा। अब ये जो हरित मार्ग होंगे इन पर क्या होगा, तो इन पर ई बसों का संचालन किया जाएगा। और प्रदेश सरकार ने नीति में 2030 तक जो है 100% सरकारी वाहनों को ईवी करने का भी लक्ष्य रखा है। तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है जारी की है। इसके तहत कई सारी बातें, मेन बातें याद रखेंगे कि इसके तहत जो है काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाएगी जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उनको। इसके अलावा जो वाहन निर्माता कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगी उनको भी जो है काफ़ी सारी जो है क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा उनको भी। और इसके साथ ही जो सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक जो सरकारी वाहन हैं, जो गवर्नमेंट के वाहन हैं, व्हीकल हैं, उनको जो है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है साल 2030 तक। और ये सब इसी नीति के तहत जो बातें हैं वो बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे आप, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेहान करुणा तिलका। यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं, इन्हें ही मिला है बुकर पुरस्कार 2022। दोस्तों श्रीलंका के ये लेखक हैं सेहान करुणा तिलका, इन्होंने जो है जीता है बुकर पुरस्कार 2022। किस लिए दिया गया, तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है। दोस्तों ये इनका दूसरा उपन्यास है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, जो सेहान करुणा तिलका है ये इनका ये दूसरा उपन्यास है। इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था जो है पहले, और उसके बाद इन्होंने जो ये उपन्यास लिखा है और इसके लिए ही इनको जो है क्या दिया जाएगा, बुकर पुरस्कार 2022। दोस्तों ये जो उपन्यास है ये बेहद खास है क्योंकि इस उपन्यास में इन्होंने जो अमेरिका में गृह युद्ध से जो अमेरिका की तबाही हुई थी उसके बीच जो है इन्होंने एक कर्कश मार्मिक रूप से मज़ेदार व्यंग जो है इसके माध्यम से कहा है। तो जो हाल ही में अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो है जो पूरी तरह से
तबाह हुई है उस सब के बारे में जो है इस उपन्यास में बताया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है बुकर पुरस्कार 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि इसको दिया गया तो सेहान करुणा तिलका को जो है ये बुकर पुरस्कार साल 2022 का प्रदान किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड। जैसे हम बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, देखिए यहाँ पर अंतर है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार ये अलग है। अब जैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की, तो साल 2022 का किसको मिला था? गीतांजलि श्री को। ठीक है, गीतांजलि श्री को, जो कि हमारी यूपी से संबंधित थी, टॉम ऑफ सैंड के लिए ये इनका उपन्यास था। 2021 का डेविड डियोप को दिया गया था और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 2020 का मिला था मार्के लुकास रेजनेवेल्ड को और इनकी पुस्तक थी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तीनों याद रखेंगे। अब अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करें तो 2021 का मिला था डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए और 20 का मिला था डगलस स्टुअर्ट को सगी बिन के लिए। और अभी 2022 का दिया गया है किसको? तो नाम याद रखेंगे, सेहान करुणा तिलका को। बात करें अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की, तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को। इसके साथ ही एक और नाम याद रखेंगे आप, कौन सा? दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का दिया गया था अभी। ठीक है, 2022 में मिला था लेकिन था 2020 का। तो नाम याद रखेंगे किसको दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आशा पारेख। तो ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये सभी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम रैक वाली पहली मालगाड़ी विकसित की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हिंडाल्को। दोस्तों केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने जो है अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है। एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक यानी कि क्या है? साधारण भाषा में कहें जो रेल के डिब्बे हैं, इनका इन्होंने उद्घाटन किया है। ये जो मालगाड़ी है ये हल्की होने के साथ ही अधिक माल ढुलाई में सक्षम है। इसे किसने बनाया है? तो बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम कंपनी है हिंडाल्को, इसके सहयोग से जो है इसको तैयार किया गया है। इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। प्रत्येक एल्यूमिनियम रैक सेवा काल में करीब 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार जो है एल्यूमिनियम के रैक बनाए गए हैं किसी ट्रेन के माल ढुलाई के लिए। तो याद रखेंगे आप, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। किसने किया है? तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये जो है रैक है, ये डिब्बे हैं ट्रेन के जो कि एल्यूमिनियम से बनाए गए हैं। दोस्तों एल्यूमिनियम के बनने से कई सारी यहाँ पर जो है इससे क्या होगा? बेनिफिट होगा। एक तो क्या है कि ये जो डिब्बे होंगे एल्यूमिनियम की वजह से ये हल्के होंगे। हल्के होने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि जब सारे जो रैक हैं, सारे जो डिब्बे हैं ये हल्के होंगे, इस तरह से जो ट्रेन है उसको इसे खींचने में आसानी होगी। ये जो है तेज गति से चल सकेंगे और इसके साथ ही जो ट्रेन होगी उसे जो है इसको खींचने में कम पावर का इस्तेमाल भी करना होगा। ठीक है, तो ये लाभ इससे मिलेगा और काफ़ी ये जो है मजबूत है, इसमें जंग लगने की जो है वो भी सारी गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म है। तो इस तरह से कई सारे लाभ जो है इसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ से आपको सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2023 से। दोस्तों महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL यानी कि महिला इंडियन जो प्रीमियम लीग है IPL, ये जो है 2023 में शुरू किया जा रहा है। ये घोषणा किसने की है? तो BCCI की 91वीं वार्षिक आम बैठक के बाद जो है इसकी घोषणा की गई है। महिला इंडियन प्रीमियम लीग 26 फरवरी को ICC महिला T20 विश्व कप के समापन के तुरंत बाद 2023 में 5 टीमों के टूर्नामेंट के रूप में शुरू की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है महिला इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की जा रही है और साल 2023 में जो है ये पहली बार शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की जो 5वीं सभा है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत की अध्यक्षता में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा है ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। कहाँ पे? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में, इंडिया में नई दिल्ली में। सभा के दौरान 109 देशों के प्रतिभागी इस 4 दिवसीय आयोजन में
भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर सभी सदस्य देश कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में अपने अनुभव को साझा करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा सालाना मंत्रिपरिषदीय स्तर पर आयोजित की जाती है और इसमें IESA के ढांचे के समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि हर साल जो है ये सभा आयोजित की जाती है और इस बार जो साल 2022 में सभा आयोजित की जा रही है, इसकी जो मेजबानी है, इसकी जो अध्यक्षता है, वो कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा देश भारत कर रहा है और नई दिल्ली में ये आयोजित की जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस सभा में 109 देशों के प्रतिभागियों ने जो है इसमें क्या लिया है? हिस्सा लिया है। ठीक, तो याद रखेंगे आप, नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा। अगला है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिंदी में। दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने जो है भारत में पहली बार मध्य प्रदेश की भोपाल में MBBS कोर्स की किताबें हिंदी में लॉन्च की है। दरअसल दोस्तों क्या था, जिस तरह से आप जानते हैं BTech होता है और जो MBBS है, तो इसकी जो सारी बुक्स हैं ये इंग्लिश में अवेलेबल रहती हैं। तो अभी जो है जो किताबें वो हिंदी में लॉन्च की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि चिकित्सा शिक्षा हिंदी में शुरू हो रही है और जल्द ही हिंदी में इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। जो BTech है वो भी हिंदी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने नई शिक्षा नीति में बच्चे की मातृभाषा को महत्व देकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि MBBS की जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो अभी तक इंग्लिश में थी और अब जो है इन्हें हिंदी में लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस भाषा में? तो हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोजर बिन्नी को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी को जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिन्नी इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया। बिन्नी ने 27 टेस्ट और 72 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे कि हाल ही में जो BCCI है इसके 36वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो रोजर बिन्नी को। अगला क्वेश्चन है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है, किस शीर्षक से? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 ये जारी की गई है। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल और उभयचर और मछलियों की जो वन्यजीव आबादी है उसमें 69% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई है। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 और इसके अनुसार ये बताया कि क्या बताया है कि जो दुनिया भर की जो प्रजातियां हैं, स्तनधारी हो गई, पक्षी हो गए, रेप्टाइल है, उभयचर है और जो मछलियां हैं, तो इनकी जो आबादी है उसमें 69% की गिरावट आई है और सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो कहाँ पर दर्ज की गई? लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में। तो याद रखेंगे आप, वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट है ये। तो दोस्तों, ये थे 19 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, 107वें स्थान पर और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।